गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंडों में इसको पहुंचाइए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। और इसी के क्रम में हम बता रहे थे कि भोज्य पदार्थों के क्रम में विटामिन बताए थे, कार्बोहाइड्रेट बताए थे, वसा बताए थे, लिपिड बताए थे, प्रोटीन बताए थे। तो उसी में एक पॉइंट्स आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट का अभिप्राय होता है कि यह कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें अनुपात 1:2:1 होता है। और यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ होता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और इसी के बाद से आइए कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये मोनोसेक्राइड्स होता है, बी जो होता है ऑलिगोसेक्राइड होता है, ऑलिगोसेक्राइड होता है, सेक्राइड होता है, सेक्राइड्स होता है। और सी जो होता है पॉलीसेक्राइड्स होता है, पॉलीसेक्राइड, सेक्राइड्स होता है। सेक्राइड्स होता है। और इसके जो गुण होते हैं मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड के गुण सेम होते हैं। यह जल अथवा अकार्बनिक यौगिक अथवा ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, इन दोनों के गुण होते हैं। तथा कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक का अभिप्राय होता है ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इसमें आ जाते हैं पेट्रोल, डीजल, ईथर और फिनॉल, जितने भी चीज़ें होती हैं, एल्कोहल, ये सारी चीज़ें आती हैं कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आती हैं। तो एक एक क्रम में देखिएगा कि इसके गुण बताएंगे। और जब इसके पॉलीसेक्राइड की बात करेंगे तो यही क्या होता है, यही अघुलनशील हो जाएगा और यह घुलनशील हो जाता है, इसका उल्टा होता है। अब एक एक देखिए कि मोनोसेक्राइड किसे कहते हैं। मोनोसेक्राइड का जो सामान्य फार्मूला होता है CnH2n। मोनोसेक्राइड का सामान्य फार्मूला होता है CnH2nOn होता है, जहां n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या, n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम। और n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 1 so forth हो सकती है। तो इसी को वैल्यू को फीड कर दीजिएगा। n बराबर 1 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? C1H2 और O1 बन जाएगा। n बराबर 2 रखेंगे तो यह बन जाएगा C2H4O2। n बराबर 3 रखेंगे तो C3H6 और O3 बन जाएगा। n बराबर 4 रखेंगे तो C4H8 और O4 बन जाएगा। n बराबर 5 जब रखेंगे तो C5H10O5 बन जाएगा। और इसी के बाद n बराबर 6 रखेंगे तो C6H12O6, यही आपका ग्लूकोज हो जाता है। n बराबर 7 रखेंगे तो C7H और O7 हो जाता है। इस प्रकार से जितने भी रखते जाएंगे यह ग्लूकोज बनता जाएगा। जैसे n बराबर 20 रखेंगे तो यह क्या बनेगा? C20H40 और O20। और n बराबर 50 रखेंगे तो C50H100 और O50 बन जाता है। तो यह सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन शरीर की कोशिकाएं केवल इसी कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होती है और इसी को हेक्सोज शुगर कहते हैं। और यह इस शुगर को इसको पेंटोज शुगर कहते हैं, पेंटोज शुगर के नाम से इसको जानते हैं। और यह हेक्सोज शुगर होता है, हेक्सोज शुगर। तो इस क्रम में और यही जो होती है हमारे मोनोसेक्राइड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स होता है। और पेंटेज शुगर होती है न्यूक्लिक अम्लों DNA और RNA में पाई जाती है। तो अब इसमें मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल्स देखिएगा कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं। नंबर 1 होता है ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज होता है। मोनोसेक्राइड्स का जो पहला एग्जाम्पल होता है वह पहला ग्लूकोज होता है,
ग्लूकोस, ग्लूकोस, ग्लूकोस होता है। और इसी ग्लूकोज को रुधिर की शर्करा, ब्लड शुगर अथवा अंगूर की शर्करा के नाम से जानते हैं। इसी को रुधिर की शर्करा, रुधिर की शर्करा, शर्करा, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर अथवा इसे अंगूर की शर्करा के नाम से इसको जानते हैं। इसे अंगूर की शर्करा, ग्रेप शुगर, अंगूर की शर्करा के नाम से इसको जानते हैं। ग्रेप शुगर, ग्रेप शुगर के नाम से इसको जानते हैं। और यही जो होती है रुधिर में पाई जाती है। जब रुधिर में इसकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो व्यक्ति के शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे मधुमेह कहते हैं। मधुमेह रोग हो जाता है और इसी के बाद से, और यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। दूसरा एग्जाम्पल होता है मोनोसेक्राइड का, होता है फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है। और इस फ्रक्टोज को फलों की शर्करा अथवा मधु की शर्करा के नाम से जानते हैं। इस फ्रक्टोज को फलों की शर्करा अथवा मधु की शर्करा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है फलों की शर्करा, फलों की शर्करा, फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर अथवा इसे मधु की शर्करा, दूसरा होता है, अथवा मधु की शर्करा के नाम से जानते हैं। मधु की शर्करा, हनी शुगर, हनी शुगर के नाम से इसको जानते हैं। अथवा इसका दूसरा नाम होता है लेबुलोस, लेब्यूलोस के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फलों की शर्करा किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं। मधु की शर्करा, सब आपका आंसर होगा फ्रक्टोज। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज शुगर होता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। इस प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज शुगर होता है। और जितने भी आप फलों को खाते हैं और उसमें जो शर्करा पाई जाती है वह क्या होती है? फ्रक्टोज शुगर होती है। बहुत दिमाग में अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। इसी के बाद से दूसरा जो सेक्राइड्स होता है ऑलिगोसेक्राइड होता है। दूसरा होता है ऑलिगोसेक्राइड। बी पॉइंट होता है ऑलिगोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, सेक्राइड, और इसे डाइसेक्राइड भी कहते हैं। सेक्राइड्स भी कहते हैं। और इसके लक्षण मोनोसेक्राइड्स के समान होते हैं। और इसका जो सामान, इसे डाइसेक्राइड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मोनोसेक्राइड के दो अणुओं के मिलने से बनता है। और यह मोनोसेक्राइड के अणु कौन कौन से होते हैं? मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज के दो अणु मिलते हैं, इसी के कारण इसे डाइसेक्राइड्स भी कहते हैं। C6H12O6 प्लस C6H12O6। और यह जो बनता है यहाँ पे, तो यह एक जल के अणु इसमें से निकल जाते हैं। C12H22O11 होता है और यहाँ पे जल का एक अणु निकल जाता है। इसी के कारण इस अभिक्रिया को जल अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और यह दोनों अणु ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो यही से क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बॉन्ड कौन से होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। और इसमें यह अभिक्रिया होती है जल निकलने के कारण, इसे जल अपघटन कहते हैं। जल अपघटन, तो इसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यह ऑलिगोसेक्राइड का फार्मूला होता है। इसी के कारण इस ऑलिगोसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड भी आपके किताबों में लिखा जाता है। डाइसेक्राइड भी कहते हैं। यह स्पष्ट हो गया। अब इसी ऑलिगोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल, और इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल होता है माल्टोस। पहला एग्जाम्पल होता है माल्टोस होता है। इसे मंड की शर्करा भी कहते हैं।
माल्टोस। इस माल्टोज को मंड की शर्करा कहते हैं, मंड की शर्करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। माल्ट शुगर होता है, माल्ट शुगर होता है। और यह जो माल्ट शुगर होता है, यह जितने भी अंकुरित बीज होते हैं, जैसे चना भिगोते हैं उसमें माल्टोज डेवलप नहीं होता है। जब वो अंकुरित हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, जमने लगता है, तो उसमें माल्टोज की मात्रा विकसित हो जाती है। तो इसके जो स्रोत होते हैं सबसे अंकुरित बीजों में चना, गेहूं, मटर, सोयाबीन, ये सारी में क्या होते हैं, यह माल्टोज पाया जाता है। और इसे माल्टोज को मंड की शर्करा के साथ साथ जौ की भी शर्करा कहते हैं, जौ की शर्करा कहते हैं। और इस माल्टोज को डाइसेक्राइड भी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मोनोसेक्राइड के दो अणुओं के मिलने से बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो माल्टोज होता है, यह ग्लूकोज के दो अणुओं के, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के दो अणुओं के मिलने से बनता है। तो दो अणुओं के मिलने से बनता है, इसी के कारण इसको माल्टोज के नाम से जानते हैं। और इसी को ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, माल्टोज किसका किसका बना होता है, ग्लूकोज के दो अणुओं के मिलने से बनता है। इसी के बाद से इसका दूसरा एग्जाम्पल्स होता है लैक्टोज। लैक्टोज, इसे दूध की शर्करा भी कहते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज, इसे दूध की शर्करा, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दूध की शर्करा, मिल्क शुगर, इसे दूध की शर्करा कहते हैं। और इसे मिल्क शुगर, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। और यह जो शुगर होता है, इसी शर्करा के कारण दूध खट्टा होकर फट जाता है, और जिसके कारण इसमें एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लैक्टेसाई एसिडाई बैक्टीरिया होता है, जो दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिसके कारण दूध खट्टा होकर फट जाता है। और यह लैक्टोज होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड के दो अणुओं के मिलने से बनता होता है। सबसे पहले ग्लूकोज होता है और प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज के दो अणुओं के मिलने से बनता है, यह लैक्टोज होता है, लैक्टोज होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसी के कारण इसे डाइसेक्राइड भी शर्करा कहते हैं। अब यहाँ से जो तीसरा होता है, तीसरा होता है सुक्रोज। तीसरा जो होता है सुक्रोज, सुक्रोज, और इसे सामान्य चीनी के नाम से जानते हैं, जल में घुलनशील होती है, सुक्रोज होता है। इसे सामान्य चीनी या कैन शुगर के नाम से जानते हैं। और यह इसे सामान्य चीनी, सामान्य चीनी या सिंपल शुगर, चीनी, सिंपल शुगर या ईख की शर्करा, ईख की शर्करा या गन्ने की शर्करा के नाम से इसको जानते हैं। और यह जल में सबसे अधिक घुलनशील शर्करा होती है। और यह सुक्रोज जो होता है, यह मोनोसेक्राइड के दो अणुओं के मिलने से बनता है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के दो अणुओं के मिलने से बनता है, मिलने से बनता है। तो यही आपके मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल हो जाते हैं। और क्वेश्चन का फॉर्मेट जैसे एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि माल्टोज किसका बना होता है, या क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि माल्टोज किसका बना होता है, तो आपके सामने आंसर रहेगा क्या, आपके सामने आंसर रहेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और बी ऑप्शन रहेगा कि फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज प्लस माल्टोज, माल्टोज। सी ऑप्शन रहेगा ग्लूकोज, CO या सी, ऐसे इधर उधर करके आपसे ऑप्शन दे देता है। और इस ऐसी स्थिति में आपसे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह ए सही होगा। अब इसी के बाद से आता है पॉलीसेक्राइड। इसी के बाद से मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल्स हो गए, और इसी के बाद से आता है पॉलीसेक्राइड। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पॉलीसेक्राइड, सी जो होता है पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड होते हैं, सेक्राइड,
पॉलीसेक्राइड। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि इसी को उल्टा कर देने पर इसके लक्षण चले आते हैं। यहाँ पे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में आप पढ़े क्या थे, यहाँ पे घुलनशील था, तो इसीलिए यहाँ पे बना दीजिए अघुलनशील। क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, और यहाँ पे घुलनशील होते हैं। एक शब्द हटाने पर क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड के लक्षण आ जाते हैं। और पॉलीसेक्राइड जो होते हैं मोनोसेक्राइड के कम से कम 10 से 10,000 अणुओं के मिलने से बनते हैं, और यह बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा आपस में मिले होते हैं। तो अब यहां से देखिए कैसे, C6H12O6, और इसी को यह बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा, पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा आपस में मिले होते हैं। C6H12O6 और N होते हैं। तो यह बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। और यह इसके संयोजन के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे टू द पॉइंट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके एग्जाम्पल, पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहले होते हैं माल्टोस होता है, मंड स्टार्च होता है। दूसरा होता है ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन होता है। और तीसरा होता है सेलुलोस होता है, सेलुलोस होता है। चौथा होता है काइटिन होता है, काइटिन होता है। और ग्लाइकोजन होता है। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि यह जो मंड होता है, यह सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और इस चीज को बताए थे कि जितने भी सभी हरे पादप और नीले हरे शैवाल इस मंड का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा निर्माण करते हैं। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से खनिज लवण एवं जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, इसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है क्लोरोफिल के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O प्लस ऊर्जा बनती है, और यही ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्लांट और एनिमल में अंतर जब बता रहे थे, 6CO2 और 12H2O, इसी पूरी प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह जो प्रकाश संश्लेषण निर्माण करने की प्रक्रिया होती है, वह सभी हरे पौधे व नीले हरे शैवाल निर्माण करने का कार्य करते हैं। और यह जो मंड होता है सभी पौधों में संचित भोज्य पदार्थ होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मंड जो होता है सभी पौधों में संचित भोज्य पदार्थ होता है। इसी के बाद से ग्लाइकोजन जो होता है, सभी जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ होता है। सभी जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ होता है। और इसका संचय कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। क्या होता है? यकृत में, लीवर में होता है। और यही जो लीवर होता है, यह आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को, ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है, ग्लाइकोजन में। और यही ग्लाइकोजन सभी जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ होता है। और इसको ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा आपस में इसका संग्रह होता है। और यकृत में सामान्यतः 100 ग्राम ग्लाइकोजन का संचय होता है। और यही ग्लाइकोजन क्या होता है? 12 घंटे तक कार्य करता है। जैसे व्यक्ति को भूख लगी रहती है तो उस समय भोजन नहीं मिल पाता है, तो वही ग्लाइकोजन क्या होता है? यकृत के द्वारा यह पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे भोजन के द्वारा जितनी ऊर्जा मिलती है उतना तुरंत मिल जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति को यदि 2 घंटे बाद खाने के लिए मिले तो उसके खाने की एफिशिएंसी या क्षमता समाप्त हो जाती है। अब इसी के बाद से तीसरा जो एग्जाम्पल होता है सेलुलोस, यह सभी पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। सेलुलोज जो होता है, यह सबसे पहला पॉइंट आता है कि यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पॉलीसेक्राइड होता है।
और यह सेलुलोज जो होता है पौधे की कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। अब यहाँ से देख लीजिए, पौधे की कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति कैसे होती है इसको संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ, सेल पढ़ेंगे तो बताएंगे। यही कोशिका भित्ति होती है और इसके क्रम में इसमें 4 लेयर होते हैं, ऐसे 4 लेयर होते हैं, 2 बाहर की ओर 2 अंदर की ओर होती है, और इसी को कोशिका भित्ति या सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा कैसी संरचना होती है, 2 बाहर की ओर होती है और 2 अंदर की ओर होती है, और इसमें ऐसे क्रम होते हैं। इसको 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। 2 बाहर होती है और 2 अंदर होती है। एक रफ डायग्राम इसको बना रहे हैं, जब सेल कोशिका पढ़ेंगे तो इसको हम बताएंगे। और इसी प्रकार से 2 अंदर की ओर संरचना होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो केवल इसमें कोशिका भित्ति बताने का अभिप्राय होता है। इसके अंदर की संरचनाओं की चर्चा हम सेल वाल या कोशिका सेल पढ़ाते समय सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स होते हैं, और इसी के क्रम में इनकी हम चर्चा करेंगे। तो इतने भाग को कोशिका भित्ति कहते हैं, यही पूरा भाग होता है। यह संरचनाएं होती हैं जो आपस में मिट जाती हैं, और इसमें बहुत सारे, तो इसी भाग को कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है। और यह क्वेश्चन बनता है कि सभी पौधों की कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका के आकार को निश्चित आकार प्रदान करना होता है। यह किसका बना होता है? सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और यह सेलुलोज जो होता है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पॉलीसेकेराइड होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पॉलीसेकेराइड होता है, सबसे अधिक मात्रा में पॉलीसेकेराइड होता है। और यह सेलुलोज के स्रोत क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, सेलुलोज के जो पाचक एंजाइम्स होते हैं केवल दीमक में पाए जाते हैं, मनुष्य में इसके पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इस सेलुलोज का हमारे भोज्य पदार्थों में विशेष महत्व होता है। और इसी विशेष महत्व के अंतर्गत जैसे हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में इन सारी चीज़ों को बताए थे। मनुष्य जब भोजन ग्रहण करता है तो इसकी ऐसी संरचना होती है, और यहाँ से क्या होता है? आहार नाल होती है, पूरा अमाशय होता है, और अमाशय के बाद से यहीं से आंत शुरू हो जाती है, इसके बाद से यहाँ से बड़ी आंत आ जाती है। ऐसे क्रम में डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा वीडियो बनाए थे। तो इसका मुख्य कार्य होता है कि इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यह हमारे भोज्य पदार्थों में इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह हमारे आहार नाल की गतियों को बनाए रखने का कार्य करता है, जिसके कारण क्या होती है? भोजन आसानी से आगे की ओर खिसक जाता है। लेकिन जब हमारे भोज्य पदार्थों में सेलुलोज या फाइब्रस से भोज्य पदार्थों की कमी हो जाती है तो यह क्या होते हैं? भोजन यहीं पे ब्लॉक होने लगता है और कब्ज की स्थिति होती है। और इस सेलुलोज के जो स्रोत होते हैं, जितने भी फाइब्रस क्रॉप होती है, रेशेदार फसलें होती है, कपास होता है, जूट होता है, पटसन होता है, ये हमारे सेलुलोज के स्रोत होते हैं। यदि आप पूछेंगे कि हम अपने भोज्य पदार्थों में इस सेलुलोज को कैसे लेंगे, तो जैसे जितने भी जायद की सब्जियां होती हैं, सब्जियां अथवा जायद की जितनी भी सब्जियां होती हैं, उनके छिलके में यह सेलुलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही कारण होता है कि सब्जियों को ऊपरी लेयर को बहुत अधिक निकालना नहीं चाहिए, उसको वह बहुत ही आसानी से गल जाता है, जो हमारे आंत की गतियों को बनाए रखने का कार्य करता है और भोजन को कब्ज नहीं होने देता है। और दूसरा चीज होती है काइटिन होता है। काइटिन का अभिप्राय होता है कि यह सेलुलोज के बाद प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पॉलीसेकेराइड होता है। ध्यान दीजिएगा, यह सेलुलोज के बाद प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पॉलीसेकेराइड होता है। और यह किसकी के निर्माण में सहायक होता है? यह सभी जंतुओं के बाह्य कंकाल के निर्माण में सहायक होता है। यह सभी जंतुओं के बाह्य कंकाल के निर्माण में सहायक होता है। बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन के निर्माण में सहायक होता है। एक्सोस्केलेटन के निर्माण में सहायक होता है।
तो जैसे बाह्य कंकाल क्या होते हैं, तो बाह्य कंकाल का अभिप्राय होता है जैसे मनुष्य में बाह्य कंकाल दो होते हैं, एक बाल होता है और दूसरा नाखून होता है, मनुष्य के बाह्य कंकाल होते हैं। लेकिन अन्य जंतुओं के यदि बाह्य कंकाल पर जाएंगे तो उसमें बाह्य कंकाल कौन होते हैं, नाखून होते हैं, पंजे होते हैं, सींग होता है, खुर होता है। ये सभी किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। तो इसी से क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के शरीर के मनुष्य में के बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वह आप केराटिन प्रोटीन होती है। लेकिन जब यही क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर बाल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वह काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ये सभी जंतुओं के बाह्य कंकाल के निर्माण में सहायक होती है। और इस प्रकार से इसके अब कार्य देखिएगा, इसके कार्बोहाइड्रेट के जो कार्य होते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और यह सभी भोज्य पदार्थों में तुरंत ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ होता है। इसके अतिरिक्त संचय भोज्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक रेफरेंस एज ए जीएस के पर्पज से आपका समाप्त हो गया। और फिर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप इससे ज़्यादा लाभ उठा सकें। और इसमें उन्हीं चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, यदि हम कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करें तो कार्बोहाइड्रेट को बहुत लंबा होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे कार्बन 6 होता है, 2 3 4 5 और 6 होता है। इसमें एच और OH को बनाने चले तो ये सारी चीज़ें मेडिकल में चली जाती हैं। इन चीज़ों को बहुत लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन इसी बिंदुओं से पूछा जाता है। इस प्रकार से यह कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो गया। थैंक यू।